नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी अंतर्द्वंद लेकर। ये कहानी मैंने 4 अप्रैल 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी अंतर्द्वंद। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आखिर मैंने मन कड़ा करके सेठ किशोरीलाल से 50,000 रुपये रिश्वत के ले ही लिए। सारे कुएं में जब भांग घुली हुई है तो मेरे एक और भंगेड़ी बन जाने से जगत में क्या परिवर्तन आ जाएगा। सभ्यता और संस्कारों का मूल्य वहां है जहां लोग इनकी कद्र करते हैं। कांच के टुकड़ों में हीरे का क्या मूल्य। उस रात मैं सो भी नहीं पाया। रात आंखों में ही बीती। जीवन में प्रथम बार पाप करने पर जो मनोमंथन होता है, जो मन पर बोझ आता है, अंतःकरण से युद्ध होता है, हृदय में जो तूफान उठते हैं, वे संभवतः निरंतर पाप करने के अनुभव के साथ धूमिल हो जाते हैं। मैल पर मैल चढ़ाने में विशेष दिक्कत नहीं आती। मुर्दे पर 100 मन मिट्टी डालो अथवा 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता पर मैल का प्रथम आक्रमण ही महत्वपूर्ण है। इसी युद्ध में विजय अथवा पराजय अहम होती है। आत्मनिर्णय की यही घड़ी मनुष्य के जीवन का इतिहास लिखती है। एक बार दर्पण पर मैल चढ़ गया, एक बार पानी पर काई चढ़ गई, फिर इंसान अपने पापों को जस्टिफाई करना सीख लेता है। एक बार अंतःकरण की आवाज को बेरहमी से दबा दो, फिर कोई आवाज भीतर से नहीं आती। सारे ऑफिस में मेरी स्थिति 3 लोग से मथुरा न्यारी वाली थी। सभी जानते थे माथुर साहब सतयुग के आदमी हैं। इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। ये व्यक्ति स्वयं के लिए सरदर्द है, हमारे लिए एवं जनता के लिए भी। शहर में सभी बैंक मैनेजर खाते और खिलाते हैं, स्टाफ एवं पब्लिक दोनों खुश, पर इस बांस में कोई लोच नहीं। मेरे लखनऊ शाखा ज्वाइन करने के बाद सभी स्टाफ मेंबर्स मुझसे खफा रहते थे। स्टाफ के साथ पहली मीटिंग में ही मैंने कह दिया था, हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके ही हम जनता का दिल जीत सकते हैं। अन्य सरकारी महकमों के मुकाबले हमें अधिक तनख्वाह, भत्ते एवं रियायतें मिलती हैं, अतः हमारी भावना भी अन्य महकमों से बेहतर सेवा की होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा कि न मैं बेईमानी करता हूँ न करने दूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप हमारी संस्था की छवि स्वच्छ, साफ एवं पारदर्शी रखें। मुझे उम्मीद है आप सभी मुझे वांछित सहयोग देंगे। टीम भावना विजय की कुंजी है। गोल का सेहरा भले एक खिलाड़ी के सर जाए, पर आप सभी जानते हैं कि टीम मिलकर ही गोल करती है। कहते कहते मेरा चेहरा आत्मगौरव की आभा से आलोकित हो रहा था। उसी दिन स्टाफ मेंबर्स को समझ आ गया कि नया मैनेजर कबाब में हड्डी है। शाम बैंक से निकला तो सभी कानाफूसी करते नजर आए। हरी हरी खाने वालों को सूखी गले सरलता से नहीं उतरती। डाढ़ बांध और नजराने के बिना नौकरी में रखा क्या है। ये एक आपातकालीन स्थिति थी। सभी नई रणनीति बनाने में लग गए। सबको मालूम था इस मुसीबत का एक ही हल है, सेठ किशोरीलाल। वही किल्ली घुमाने में माहिर है। उसने अच्छे अच्छों की ईमानदारी कब्र में दफनाई है। इस बांस की गांठ भी वही तोड़ सकता है। उस रात मैं उमा को बैंक में हुई मीटिंग के बारे में बता रहा था। पत्नी से अधिक विश्वास पात्र राजदार और कौन हो सकता है। उमा मेरे स्वभाव को जानती थी। सिद्धांतों के प्रति मेरी चारित्रिक दृढ़ता पर मन ही मन मुझे आदर भी देती थी। उसे मालूम था हर मैनेजर ऋण देने में 2-3% रिश्वत डकारता है, पर इनकी मिट्टी अलग है। दरअसल उसे इस बात का फक्र था कि हमारे घर में मेहनत एवं ईमानदारी की रोटी आती है। पत्नी पति का आईना होती है। कई रिश्वतखोर जब पकड़े जाते हैं तो उनकी पत्नी साफ मुकर जाती है। मुझे क्या खबर ये क्या करते थे।
मैं नहीं मानता कि पत्नी को पति के चरित्र के बारे में पता नहीं होता। अगर पत्नी अबूझ अंधी गाय हो तो कह नहीं सकता। कई बार मैं उमा को कहता, रिश्वत इंसाफ को निगल लेती है। वे कैसे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं? क्या इंसानियत अपनी आत्मा का खून करते हुए उन्हें जरा शर्म नहीं आती? मेरी बातें सुनते सुनते उमा की मुख ज्योति देखने लायक होती। युग प्रवाह के अनुरूप कभी कभी आशंकित भी हो उठती। तब ईश्वर से यही मनौती करती, प्रभु इनको कभी आजमाइश पर मत रखना। सेठ किशोरी लाल हमारी बैंक के पुराने खातेदार एवं शहर के नामी ठेकेदार थे। अधिकारियों का दिल जीतने की कला में वे पारंगत थे। उन्हें पता था हर आदमी की मिट्टी अलग होती है। आदमी का स्वभाव उसके अहंकार से तारतम्य किए हुए होता है। किसी के स्वभाव को बदलना इतना सरल नहीं होता। पहले मिट्टी ढीली होती है, फिर ढहती है। बैंक के स्टाफ सदस्यों से उन्होंने मेरे बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। बैंक से रात दिन उन्हें ओवरड्राफ्ट्स, ऋण आदि की जरूरत पड़ती रहती, अतः मैनेजरों से उनके सदैव अच्छे संबंध थे। सेठ किशोरीलाल मानव मनोविज्ञान के चितेरे थे। एक बात वो अच्छी तरह जानते थे कि हर आदमी में एक कमजोरी अवश्य होती है। उसी कमजोर नस को दबाकर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। पुरानी जिन जिन जगहों पर मैंने काम किया था, वहां से उन्होंने पता लगा लिया कि मेरी ईमानदारी असंदिग्ध है। पर उन्हें यह भी पता चल गया कि माथुर साहब सुरा के शौकीन हैं। सुरापान इनकी पारिवारिक थाती है। शाम अक्सर एक दो पैग ले लेते हैं। ये सूचना मिलते ही उनके होठ फैल गए। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे अवचेतन मन में कोई विजय दुदंबी बज रही हो। एक सिद्धस्त खिलाड़ी की तरह उन्होंने आगे की योजना बनाई। पाप की एक जड़ पूरे वृक्ष को खोखला कर सकती है। आत्मविस्मृति आत्महनन की पहली सीढ़ी होती है। कुछ दिन बाद मेरे पुत्र अर्पित की वर्षगांठ पर सेठ किशोरीलाल सपरिवार हमारे घर आए। न जाने उन्हें यह बात कहां से पता चल गई। उस दिन उनके हाथ में सिर्फ एक पुष्प गुच्छ था, जिसे उन्होंने मेरे पुत्र को दिया। बातों ही बातों में उन्होंने अर्पित की इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की कि पिछले साल उसने क्लास में टॉप किया है एवं डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी जीती है। औलाद कलेजे का कोर होती है। अर्पित की तारीफ सुनकर मैं गदगद हो रहा था। उनके तारीफ करने के सलीके ने मुझे आत्ममुग्ध कर दिया। एक अच्छे ग्राहक को सम्मान देना मेरा भी कर्तव्य था। मैंने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। सेठ किशोरीलाल ने बातों ही बातों में उमा से मेरी ईमानदारी की प्रशंसा की। डिनर के पहले उन्होंने उन वक्त अट्टहास के साथ कहा, भाई माथुर साहब, आज तो बच्चे की बर्थडे है, एक दो पैग आपके साथ जरूर लेंगे। ये कहते उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी से विस्की की बोतल लाने को कहा। मैं न जाने क्यों उस दिन मना नहीं कर पाया। इतनी परिष्कृत ईमानदारी मुझ में न थी। विस्की के प्रथम पैक के साथ ही देह विस्मृत होने लगी। गीली मिट्टी जल्दी ढहती है। बातों ही बातों में सेठ किशोरीलाल ने मुझे बताया कि उनके मेरे उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध हैं एवं उन्होंने कई पुराने मैनेजरों का प्रमोशन भी करवाया है। मेरा भी प्रमोशन ड्यू था। मैं भी मन ही मन उनसे फेवर की बात सोचने लगा। दूसरे पैक के साथ हमारे रिश्तों की औपचारिकता और कम हुई। अब तरह तरह के विषयों पर बात चलने लगी। इन दिनों मैं मेरे मकान निर्माण को लेकर शारीरिक आर्थिक रूप से त्रस्त था। मैंने सेठ किशोरीलाल से मकान निर्माण की परेशानियों का जिक्र भी किया। एक कुशल ठेकेदार की तरह उन्होंने सस्ते भवन निर्माण के अनेक तरीके बताए। सेठ किशोरीलाल पड़ले सिरे का गाहक था। मेरी दुखती नस को दबाकर बिल्ली मारने की योजना उसके अनुभवी दिमाग में उभरने लगी। आज के विषयों में रिश्वतखोरी का विषय भी उभर कर आया। सेठ किशोरीलाल का विवेचन इस विषय पर सटीक था। उनकी व्यावहारिकता एवं वाक चातुर्य देखते बनता था।
हलक से पैक उतारते हुए वो बोले, इस दुनिया में कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, अथवा जिसमें अपने भाग्य को उलटने का साहस नहीं है। क्या हम समग्र रूप से ईमानदार हो भी सकते हैं? माफ करना, कल आपकी बेटी की शादी होगी, तो क्या ये काम आप बिना दहेज दिए कर देंगे? तो फिर क्या दहेज देना अपराध नहीं है? क्या इसके औचित्य को आप ठहरा सकते हैं? सत्य एक संपूर्ण सिद्धांत है। हम एक जगह ईमानदार एवं दूसरी जगह बेईमान नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में अंधेर मची हो तो हम अलग से खिचड़ी नहीं पका सकते। हम भीड़ का हिस्सा हैं, समाज के अंग है, फिर अकेले अलग कैसे खड़े हो सकते हैं? दुनिया में दिखलाई देने वाले सभ्य और सुसंस्कृत लोग पर्दे में कितनी असभ्यता एवं अनाचार को छिपाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सभ्यता असभ्यता को छिपाने की कला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐप को हुनर चाहिए। जब तक सामाजिक व्यवस्थाएं बदल नहीं जाती, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं हो सकता। क्या बिना कुछ लिए दिए आप समझते हैं कि आप प्रमोशन पा लेंगे? हरगिज नहीं। आपके देखते देखते आपके जूनियर्स सीढ़ियां लांघ जाएंगे। तब क्या उनके अधीनस्थ काम करने में आप हीनता का अनुभव नहीं करेंगे? आपके स्टाफ मेंबर्स आपकी बखिया उगाड़ने की रणनीति बना रहे हैं। क्या आप सभी से युद्ध कर लेंगे? क्या आप नाव को हवा के विपरीत खींच सकते हैं? अब तक किशोरीलाल तीसरा पैक बना चुके थे। तर्क के स्तर पर उनकी बातें मुझे व्यवहार सिद्ध लगने लगी। वाकई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आज मुझे मकान बनाते 1 वर्ष होने को आया, अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ, जबकि बैंक का लोन खत्म होने को आया। सहारा तो हर एक को चाहिए। कार के पहिए भी ग्रीस लगाने से सर पर दौड़ते हैं। अपने घर में दिया जलाकर मंदिर में जलाया जाता है। मुझे हैरत थी, आज मैं भी किस तरह सोचने लगा था। संगति अपना असर अवश्य दिखाती है। मैं सेठ किशोरीलाल की अंटी चढ़ गया। सेठ किशोरीलाल के साथ मेरी बैठकें अक्सर होने लगी। इन दिनों उन्हें नए ठेके सिक्कत हुए थे। मैं मकान निर्माण की उधेड़बन में फंसा था। आज फिर उनके साथ मेरे मकान निर्माण की बात छिड़ गई। इंसान का तात्कालिक दुख चर्चा का विषय बन ही जाता है। बहता पानी अपना मार्ग स्वयं बनाने लगता है। बातों ही बातों में मैंने उन्हें फिर अपनी समस्या बताई। आज लोहा गर्म था। सेठ किशोरीलाल ने तपाक से मेरे हाथ में 50,000 का पैकेट थमा दिया। उन्होंने कहा, माथुर साहब, अपना समझकर यह भेंट स्वीकार कर लें। आप निश्चिंत रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आपकी ईमानदारी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकेगा। न जाने किस शक्ति से प्रेरित होकर मैंने ये रकम रख ली। सिद्धांतों का स्तंभ पल भर में ढह गया। पाप के पिशाच ने सत्य की शक्ति को पलक झपकते कुचल डाला। धर्म ने अपना पूरा बल लगा दिया, पर मन का प्रबल वेग न रुक सका। मैं घर आई लक्ष्मी को ठुकराने का साहस न बटोर सका। गरज के बावले सेठ ने अपनी चतुराई से मुझे गधे पर चढ़ा ही दिया। विधाता के सभी काम उल्टे हैं, तभी तो चंद्रमा में कलंक है। रात करवट पर करवट ले रहा था। हृदय में हाहाकार एवं दिमाग में संग्राम मचा हुआ था। उमा को 50,000 का पैकेट देते समय मैंने यही कहा था कि मैंने अतिरिक्त ऋण लिया है। उमा ने कुछ पूछने का प्रयास भी किया, पर मैंने उसे झिड़क दिया। मेरे इस अप्रत्याशित व्यवहार से वह हैरान थी। मैं रह रहकर पलंग से उठकर बाहर आता, फिर भीतर जाता। कहाँ बिस्तर पकड़ते ही नींद आ जाती थी एवं कहाँ मनोमंथन ने सारी नींद हर ली। क्यों माथुर, क्या जीवन के सारे सिद्धांत पल भर में ढह गए? जगत से सब कुछ छिपा लोगे, पर अपनी आत्मा एवं परमात्मा से कैसे पर्दा करोगे? कैसे बच्चों से कहोगे सदैव सत्य पर रहो? कैसे अब तनकर सर उठाकर चल सकोगे? क्या कल ऑफिस जाते हुए तुम्हारा सर शर्म से नहीं झुक जाएगा? क्या तुम्हारी आंखें उसी गुरूर से किशोरीलाल से बात कर सकेंगी? क्या अगली बैठक में स्टाफ को कहने का साहस जुटा सकोगे कि न मैं बेईमानी करूंगा न करने दूंगा?
क्या इस आत्म प्रवंचना का उत्तर दे सकोगे? क्या धन मनुष्यता से ऊपर है? क्या जीवन केवल धन है? क्या कल बैंक में उसी गौरवयुक्त भाव से चल सकोगे? क्या तुम्हारी आंख का पानी भी मर गया? सदैव शांत रहने वाला मेरा मन आज विचारों के भंवर में ऐसा उलझा था मानो सिद्धांत और संस्कारों का जहाज पानी में डूब गया हो। मैं सहमी मेरे सिद्धांत वृक्ष की कुल्हाड़ी बन गया। मन विकल वेदना से भर गया, प्राण सूखने लगे, हृदय में एक गहरी टीस उठने लगी। आत्मा ने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। इस दुनिया में क्या किसी का भी लोभ शांत हुआ है? धन की प्यास अगस्त्य ऋषि की भांति समुद्र को सोख कर भी शांत नहीं हो सकती। ईश्वर को क्या जवाब दोगे? अगर कलई खुल गई तो क्या मुंह दिखाओगे? सत्यप्रिय व्यक्ति के लिए अपयश करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है। नराधम, तूने ये क्या कर डाला? तुम तो शेर की खाल में सियार निकले। सदैव लोगों को ईमानदारी का उपदेश देते थे, अब क्या हो गया? कहनी लाख की करनी खाक की, खाने के दांत और दिखाने के और। क्या कलुषित जीवन के इन चिन्हों को मिटा सकोगे? क्या ये कालिमा उतर सकेगी? पाप हृदय पर केंकड़े के समान चिपट गया। मुझे लगा मेरा पांव बरसाती नदी में फिसल रहा है। बिस्तर से उठकर मैं सीधे छत पर आया। बाहर सन्नाटा था। चंद्रमा शीतल किरणों की बजाय आग बरसा रहा था। तारे पत्थर बने व्यंग्य कस रहे थे। चारों ओर घटाटोप अंधकार फैला था। रात नागिन सी डसने को खड़ी थी। हृदय दुस्सह दावाग्नि से भरा था। दसों दिशाएं एक ही प्रश्न कर रही थी, माथुर, तुमने ये क्या कर डाला? अगर खोलते तेल में भी मुझे उस वक्त डाल देते तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी इस मनोमंथन से हो रही थी। इस जरदारी से तो मुफलिसी 1000 गुना अच्छी थी। मेरी दलित, मंदित, अपमानित आत्मा मुझे उसका पूर्व सम्मान देने के लिए पुकारने लगी। विचारों के बवंडर एवं झंझावत ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। लगा जैसे काजल की कोठरी में काला मुंह किए खड़ा हूं। दूसरे दिन बैंक जाने के पहले ही मैं सेठ किशोरीलाल को 50,000 रुपये लौटा आया। जाते हुए जहां मेरे पांव मन मन भर के हो रहे थे, आते हुए मैं धावक की गति से चल रहा था। पाप का बोझ उतरते ही मन का अंतर्द्वंद शांत हो चुका था। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों। आशा है आपको पसंद आई होगी।